बलबीर सर को ढूंढते हुए अनिका एकेडमी ऑफिस की ओर गई। अनिका ऑफिस के दरवाजे पर पहुंची, तभी उसे अंदर से बलबीर सर की आवाजें आने लगी। ऐसे दोनों कोनी पर अपना पूरा वजन डालो और फिर पांव ऊपर लो, अपनी पूरी ताकत अपनी कोनियों में लगा दो। पूरे शरीर का वजन यहीं पर आना चाहिए। तुम्हारा हर अंग तुम्हारे पूरे शरीर के वजन को उठाने की ताकत रखना चाहिए, तभी तुम फिट कहलाओगे। जैसे अनिका ने ऑफिस का दरवाजा खोला, वो देखकर हैरान हो गई। रिया ने अपनी पिंक फ्रॉक बदलकर फिर से लड़कों जैसे ट्रैक पैंट और टी शर्ट पहन लिए थे और बलबीर सर उसे ऑलरेडी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिसे वो रिया समझ रही थी वो दरअसल में आर्यन था। दरवाजे के पास खड़े होकर अनिका दोनों को दूर से ही देखने लगी। बलबीर सर ने आर्यन से कहा, अब जब हमारे बीच ये तय हो चुका है कि तुम मेरे शागिर्द बनोगे, तो एक बात ध्यान रहे, मेरी ट्रेनिंग में डिसिप्लिन के साथ साथ कड़ी मेहनत करनी होगी। ये एक्सरसाइज जो मैंने तुम्हें आज सिखाई है, वो रोज सुबह उठते ही तुम्हें कम से कम आधे घंटे के लिए करनी होगी। एक भी दिन मिस नहीं करना। और सबसे बड़ी बात, मेरी कही हर बात माननी होगी। तुम्हारी माँ की तरह मत बनना आलसी। बलबीर सर के मुंह से ये बात सुनते ही आर्यन ने अपना बैलेंस खो दिया। जमीन पर गिरते ही उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी अनिका पर पड़ी। अनिका को इस तरह देखकर आर्यन चौंक गया। बलबीर सर उसे कहने लगे, अरे बंद क्यों कर दिया? अभी तो 30 सेकंड भी नहीं हुए हैं। चलो फिर से अपना पूरा वजन अपनी हाथ की कोनी के ऊपर डालो, चलो। आर्यन बलबीर सर की बात सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी अनिका पर थी। आर्यन को लगा आज उसके और रिया के राज पर से पर्दा उठकर रहेगा। आर्यन को पीछे की ओर देखते हुए बलबीर सर ने नोटिस किया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर दरवाजे की ओर देखा, तो जो रिएक्शन आर्यन का था, वही एक्सप्रेशन बलबीर सर के चेहरे पर भी आ गए। बलबीर सर अनिका को देखकर अटक अटक कर बोलने लगे, तो मैं तो बस तुमसे कहने ही वाला था कि। इससे पहले कि बलबीर सर आगे कुछ कहते, अनिका ने उनसे कहा, मुझसे कहने की बात छोड़िए, आप पहले मुझे ये बताइए कि आपने रिया को कन्विंस कैसे किया? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि रिया को मार्शल आर्ट्स में इतना इंटरेस्ट हो सकता है। अनिका की ये बात सुनकर बलबीर सर ने अपनी अटकी हुई सांसें छोड़ी और अनिका की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। बच्चों को कब क्या पसंद आ जाए, ये हम कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। अनिका ने आर्यन के गाल पकड़कर कहा, मगर मुझे अंदाजा है, जरूर आपने रिया को चॉकलेट, आइसक्रीम या पेस्ट्रीज का लालच दिया होगा, तभी वो मान गई। क्यों रिया? अनिका ने आर्यन का कान प्यार से खींचते हुए पूछा, क्या तुम्हें सचमुच मार्शल आर्ट सीखने में इंटरेस्ट है? डरे हुए आर्यन ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ मॉम, मुझे मार्शल आर्ट सीखना है। ये बात सुनकर अनिका को रिया के बर्ताव को लेकर हैरानी हो गई। वो जानती थी कि रिया को ज्यादा मेहनत वाला काम करने की ना तो आदत थी और ना ही उसे कोई इंटरेस्ट था। इसलिए रिया का फैसला कंफर्म करने के लिए अनिका ने उसे फिर एक बार पूछा, रिया बेटा, क्या तुम श्योर हो कि तुम मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की सारी डिसिप्लिन, सारी एक्सरसाइज और पेनफुल प्रोसेस सह पाओगी? आर्यन ने जवाब देते हुए कहा, हाँ मॉम, मुझे ये हमेशा से करना था। अनिका ने हमेशा रिया को अपनी मर्जी से डिसीजन लेने की आजादी दी थी, इसलिए रिया की इस मांग पर भी उसे ऐतराज नहीं था। अनिका ने बलबीर सर को कहा, ठीक है सर, अगर ये खुद चाहती है कि वो आपकी शिष्य बने तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन। मगर आज मुझे कहीं जाना है, मैं इसे लेकर कल सुबह ठीक 7 बजे आ जाऊंगी। ये कहते हुए अनिका ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, चलो रिया, आज हमें कहीं जाना है, मैं तुम्हें कल यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगी। ये कहकर अनिका आर्यन को लेकर ऑफिस से बाहर निकल गई। बलबीर सर दौड़कर ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका को कैसे रोकें। वो अनिका को ये कैसे कहते कि वो अपनी बेटी की जगह अपने बेटे को ले जा रही है। इतने में ऑफिस के बाथरूम से रिया दौड़कर बाहर आई और उसने बलबीर सर का कुर्ता खींचते हुए उनसे पूछा, आर्यन कहाँ चला गया बलबीर सर?
बलबीर सर उसे कोई जवाब देते उससे पहले रिया के फोन पर एक मैसेज आया। आर्यन ने मैसेज में लिखा था कि माँ मुझे रिया समझकर अपने साथ ले जा रही हैं। पापा थोड़ी देर में आकर तुम्हें पिक करेंगे। हम कल कोई प्लान बनाकर फिर से अपनी जगह बदल लेंगे। ये मैसेज पढ़कर रिया एकदम से खुश हो गई। उसने बलबीर अंकल से रिक्वेस्ट की कि वो उसे फिर से हवा में गोल गोल घुमाए। बलबीर सर जो इस वक्त टेंशन में थे, उन्होंने रिया को उठाकर गोल गोल घुमाना शुरू किया। रिया हवा में झूमते हुए जोर जोर से गाने लगी। आज मैं फिर से अपने पापा से मिलूंगी, आज मैं फिर से अपने पापा से मिलूंगी। शाम के 5 बज गए थे। रिया को पता था कि रोहित उसे पिक करने 7 बजे आने वाला था। सर पर हाथ देकर बैठे बलबीर सर को रिया ने पूछा, अभी तो पापा के आने में 2 घंटे बाकी हैं, तब तक हम क्या करेंगे? क्या आपके पास बार्बी डॉल्स हैं? एक पहलवान के अखाड़े में पहली बार किसी ने बार्बी डॉल की मांग की थी। बलबीर सर ने बिना सोचे ना में अपना सिर हिला दिया। रिया ने बलबीर सर से पूछा, फिर क्या हम कोई गेम खेल सकते हैं? बड़ी सख्ती से बलबीर सर ने रिया से कहा, यहाँ मैं तुम्हें मोबाइल गेम खेलने नहीं दूंगा। अगर असली गेम देखना चाहती हो तो चलो बाहर। ये कहकर बलबीर सर रिया को बाहर ट्रेनिंग ग्राउंड में ले गए। ट्रेनिंग ग्राउंड में कई सारे लड़के एक दूसरे के साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे। बलबीर सर ने हवा में हाथ उठाकर प्रैक्टिस रोक दी और ऐलान किया, आज हम एक छोटा सा नॉकआउट फाइट का कंपटीशन खेलेंगे। जो हार गया वो गेम से बाहर और जो जीतेगा वो अगले राउंड में जाएगा। एक के बाद एक स्टूडेंट्स एक दूसरे के सामने आकर फाइट करने लगे। बलबीर सर जो नंबर बुलाते उस तरह लड़के अपनी अपनी पोजीशन लेते और 1 मिनट में डिसाइड हो जाता कि विनर कौन था। ये फाइट का गेम देखकर रिया बहुत एक्साइटेड हो गई और हर गेम में कूद कूद कर तालियां बजाने लगी। रिया ने रेसलिंग मैच टीवी पर तो देखा था, मगर लाइव देखने का ये उसका पहला मौका था। थोड़ी देर बाद बाहर रोहित अपनी गाड़ी से उतरा। रोहित आर्यन को रिसीव करने ट्रेनिंग सेंटर की ओर आगे बढ़ने लगा। रोहित ने सोचा था कि आज वो अपने बेटे को पसीने में भीगा हुआ स्ट्रॉन्ग लड़कों के बीच मिट्टी में ट्रेनिंग लेते हुए देखेगा। अगर इस दरमियान आर्यन को कोई चोट लग गई हो तब भी रोहित को कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि उसे पता था कि अगर आर्यन को एक रफ एंड टफ लड़का बनाना है तो थोड़ी बहुत इंजरी होना स्वाभाविक था। मनी मन रोहित इस बात से भी खुश था कि बलबीर सर के अंडर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेकर आर्यन लड़कियों वाली हरकतें करना बंद कर देगा। जैसे रोहित ट्रेनिंग ग्राउंड में आया, उसने देखा कि काफी लड़के अपने व्हाइट यूनिफॉर्म में खड़े हुए सेंटर में फाइट कर रहे हैं और लड़कों को चीयर कर रहे थे। बलबीर सर ग्राउंड के ठीक बगल में चेयर पर बैठे थे। फिर अचानक रोहित आर्यन को देखकर हैरान हो गया। रोहित ने देखा कि आर्यन एक प्रिंटेड फ्रॉक पहने हवा में उछल उछल कर फाइटर्स की तारीफ कर रहा था। वो देखो बलबीर सर, वो लड़का कितना पावरफुल है। उसकी बाइसेप्स तो बिल्कुल मेरे फेवरेट फिल्म के हीरो जैसी है। वहाँ अनिका आर्यन को लेकर एक फार्मेसी स्टोर में आई। स्टोर में अनिका ने कुछ हर्बल पाउडर लिए और कुछ अलग अलग केमिकल फॉर्मूला की दवाइयां सिलेक्ट की। फिर हर्बल पाउडर को अलग करके उसने काउंटर पर खड़े लड़के से कहा, हर्बल पाउडर का एक पेस्ट तैयार करना है। कौन सा पाउडर किस क्वांटिटी में डालना है वो सब मैं इस चिट्ठी में लिख देती हूँ और ये सारी दवाइयां मैं अभी अपने साथ लेकर जा रही हूँ। काउंटर पर खड़ा लड़का कब से अनिका को बुरी नजर से देख रहा था। अनिका की बातों को सुनकर काउंटर पर खड़े लड़के ने अनिका से पूछा, क्या आप कोई डॉक्टर हैं या फिर कोई मेडिकल प्रोफेशनल से ताल्लुक रखती हैं? आपको दवाइयों के बारे में इतनी नॉलेज कैसे है? अनिका ने उस लड़के को बिना जवाब दिए 2000 का नोट उसके हाथ में रखते हुए कहा, कीप द चेंज। लड़के ने खुश होकर अनिका से कहा, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। और ये हर्बल पाउडर का मलहम मैं 2 दिन में तैयार करवा दूंगा। आप चाहो तो मैं आपको होम डिलीवरी भी करवा दूंगा। अनिका ने स्टोर के काउंटर पर से फार्मेसी का एक कार्ड उठाया और अपने पर्स में रख लिया। फिर अनिका आर्यन को लेकर गाड़ी में बैठने लगी तो आर्यन ने पूछा, मॉम ये दवाइयां किस लिए ली हैं तुमने? अनिका ने आर्यन की बातों का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी नानी माँ के लिए।
आर्यन अपनी बड़ी नानी को न जानता था न उसने उन्हें कभी देखा था, मगर कल रात जब उसकी रिया के साथ फोन पर बात हुई थी तब रिया ने उसे ही जरूर कहा था कि वो इस वक्त अपनी बड़ी नानी के घर पर थी और ये भी कहा था कि नानी माँ देख नहीं सकती। आर्यन ने बड़ी इनोसेंटली अनिका से पूछा, तो क्या मॉम दवाई खाने से कोई भी ब्लाइंड इंसान फिर से देखने लग सकता है? आर्यन का ये इनोसेंट सवाल सुनकर अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए आर्यन को जवाब दिया, नहीं, मगर तुम्हारी बड़ी नानी की आंखें कमजोरी की वजह से अपनी रोशनी खो चुकी हैं। लगता है उनकी आंखों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ा होगा किसी वक्त और उसी वजह से उनकी आंखों का विजन चला गया। ऑप्टिकल नर्व डैमेज होने के कारण ऐसा हो सकता है और अगर हम उनकी ऑप्टिकल नर्व को फिर से स्ट्रॉन्ग बना दें तो हो सकता है बड़ी नानी फिर से देखने लगे। फिर अनिका ने जीपीएस पर मल्होत्रा हाउस का एड्रेस डाला और कार ड्राइव करने लगी। कार लगभग 45 मिनट के बाद मल्होत्रा हाउस में एंटर हुई। अनिका ने देखा कि बंगले के बाहर गार्डन के पास अंजलि मामी बेहद खूबसूरत साड़ी और काफी क्लासी और एलिगेंट ज्वेलरी पहने अनिका का इंतजार कर रही थी। गार्डन के ठीक बगल में बने पार्किंग एरिया में एक बहुत लंबी इंपोर्टेड काली गाड़ी खड़ी थी। कार पर बना लोगो देखकर अनिका समझ गई थी कि ये गाड़ी जर्मनी से इंपोर्ट की गई थी। जैसे अनिका और आर्यन अपनी गाड़ी से बाहर उतरे, अंजलि मामी ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम्हारी शीला मासी तुम्हें मिलने आई हैं। तुम्हारी मासी को जैसे ही पता चला कि तुम घर आई हो, वो फौरन तुम्हें मिलने चली आई। नानी माँ के 3 बच्चे थे, 2 बड़ी लड़कियां और सबसे छोटा लड़का यानी किशन मामा। अनिका की माँ स्वाति सबसे बड़ी थी। जैसे अंजलि मामी और अनिका घर के अंदर जाने लगे, अंदर से एक औरत की जोर जोर से आवाज आने लगी, अब अचानक इतने सालों बाद आई है, जरूर उसकी माँ की तरह उसके मन में भी कोई खोट होगा। पहले ही कह देती हूँ, इस लड़की से संभल कर रहो। हमें पता नहीं कि कौन है, कहाँ से आई है, सचमुच स्वाति की बेटी है या कोई और है। ऐसे ही रास्ते चलते किसी को भी उठाकर अपने घर पर ले आए। और फिर इस लड़की की माँ ने क्या किया था हमारे साथ, सब कुछ भूल गए आप सब। अगर इसके चाल चलन भी इसकी माँ जैसे निकले तो फिर से वही जिल्लत का सामना करना पड़ेगा हमें। नानी माँ ने शीला मौसी को जवाब देते हुए कहा, शीला, तुम जो भी कह रही हो जरा सोच समझ कर कहो। तुम स्वाति की बेटी के बारे में बात कर रही हो और ये मत भूलो, अनिका और उसकी बेटी रिया हमारे परिवार का हिस्सा है। शीला मासी ने अपने हाथ सरप्राइज में हवा में उछालते हुए कहा, वाह मम्मी वाह, वेरी नाइस। इतने सालों में भी तुम बदली नहीं। पहले तुम्हें स्वाति मुझसे ज्यादा खूबसूरत और काबिल लगती थी और आज उसकी बेटी पर मुझसे ज्यादा भरोसा है। स्वाति तो सालों पहले तुम्हें पीठ दिखाकर चली गई, तब तुम्हारे साथ और मल्होत्रा खानदान के साथ मैं खड़ी थी। आज भी मल्होत्रा हाउस को किसी भी मुसीबत से निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मेरी, शीला की जरूरत पड़ती है, स्वाति की या उसकी बेटी की नहीं। नानी माँ ने अपनी कमजोर आवाज में शीला मासी से कहा, शीला, अपनी बहन के बारे में मेहरबानी करके ऐसी बातें मत करो। शीला मासी ने अपनी आवाज और बढ़ाकर कहा, क्यों ना करूं? याद है ना, इस लड़की की माँ स्वाति ने हमारे खानदान की इज्जत को किस तरह मिट्टी में मिला दिया था। घर छोड़कर भाग गई थी नाक कटवाकर। तब परिवार के साथ कौन खड़ा था? मैं खड़ी थी माँ। और आज इतने सालों बाद उसकी बेटी फिर आई है, परिवार की इज्जत पर फिर से खतरा है। मैं कह देती हूँ, नजर रखना इस लड़की पर। हमें ना तो इसके चाल चलन के बारे में कुछ पता है और ना ही इसके मकसद के बारे में। अभी शीला मासी का बोलना चल ही रहा था कि अंजलि मामी अनिका और आर्यन को लेकर अंदर आई। अंजलि मामी ने जानबूझकर खास तौर पे शीला मासी का ध्यान अपनी ओर खींचा। जैसे ही शीला मासी का बोलना रुक गया, अंजलि मामी ने शीला मासी से कहा, शीला, ये है अनिका और ये है उसकी प्यारी सी गुड़िया रिया। अनिका ने शीला मासी को गौर से देखा। शीला मासी के फेशियल फीचर्स किशन मामा से काफी मिलते जुलते थे। उनके कपड़े, ज्वेलरी, पाँव के सैंडल देखकर लगता था कि उनकी पर्सनालिटी काफी रुबाबदार थी। उनकी उम्र भले ही 55 साल की होगी, मगर दिखने में वो 42-43 साल की लगती थी।
अंजलि मामी जितनी एलिगेंट और क्लासी लगती थी, उतनी ही क्लासी और एलिगेंट शीला मासी भी थी। मगर शीला मासी की पर्सनालिटी में एक बात थी कि अगर वो 1000 लोगों की भीड़ में भी खड़ी हो जाए तो सबसे अलग और सबसे रुबाबदार लगेंगी। अंजलि मामी ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर उसको हल्का आगे धकेलते हुए इशारा किया कि वो जाकर शीला मासी के पांव छुए। आर्यन के हाथों में ट्रेनिंग ग्राउंड की मिट्टी लगी थी। जैसे आर्यन ने शीला मासी के पांव छुए, उसके हाथों की मिट्टी शीला मासी के पांव पर पड़ी। इस बात से बेहद गुस्सा होते हुए शीला मासी आर्यन को धक्का देते हुए कहती है, शी, stay away from me, you dirty girl। आर्यन पहली शीला मासी की बातों से नाराज था। आर्यन ने बड़े गुस्से से शीला मासी को देखते हुए कहा, आई एम नॉट अ गर्ल। जैसे आर्यन ने ये कहा, हॉल में खड़े सारे लोग आर्यन को हैरानी से देखने लगे। ट्रैक पैंट, टी शर्ट, स्पोर्ट शूज पहने हुए, हाथों में मिट्टी और मिट्टी में नहाई हुई टी शर्ट पहना हुआ आर्यन वैसे तो फिलहाल किसी एंगल से लड़की नहीं लग रहा था। आर्यन समझ चुका था कि अब अगर उसने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया तो उसकी पोल सबके सामने खुल सकती थी। अपने आप को कवर करते हुए आर्यन ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया और कहा, मेरा मतलब है आई एम नॉट अ डर्टी गर्ल। वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते वक्त थोड़ी मिट्टी लग गई थी। मार्शल आर्ट्स का नाम सुनते ही शीला मासी ने अपना एक हाथ अपने कान पर रख दिया और पास ही की इजी चेयर पर बैठते हुए आर्यन से कहा, ओ माय गॉड, मार्शल आर्ट्स, दिस इज सो। 12 बच्चों के हाथ में हाथ डालकर कुश्ती खेलती हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इज्जतदार और पैसे वाले खानदान का बच्चा ऐसी सब ट्रेनिंग लेता होगा। वहां पर तो आवारा टाइप के ही होंगे। शीला मासी की ऐसी बातें सुनकर अनिका को उनके बिहेवियर पर बहुत ताज्जुब हो रहा था। शीला मासी और किशन मामा के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। अनिका के रिएक्शन देखते हुए अंजलि मामी ने अनिका का हाथ दबाकर उसके कान में धीमी आवाज में कहा, शीला मासी की जबान थोड़ी सी तीखी है, मगर तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना। जब मैं नई नई आई थी इस घर में तब मैंने भी ऐसी बहुत सी बातें सुनी थी। फिर धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो तो नहीं बदलने वाली थी, मुझे ही उनकी बातें सुनने की आदत डालनी होगी। शीला मासी ने आर्यन को ऊपर से नीचे देखकर अपने मन में रिया के लिए परसेप्शन बना लिया था। मासी ने रिया का इंटरव्यू लेते हुए उसे कुछ क्वेश्चन पूछे। चेयर पर बैठी शीला मासी ने टांग पर टांग चढ़ाते हुए आर्यन से पूछा, इसके अलावा और क्या करती हो तुम? आई मीन कौन से क्लास स्टैंडर्ड में हो तुम? आर्यन ने पिछले कई सालों से घर पर ही पढ़ाई की थी, इसीलिए वो इस वक्त कौन से स्टैंडर्ड में था वो उसके लिए कहना मुश्किल था। आर्यन कुछ सोचकर जवाब देता, उससे पहले शीला मासी ने सरप्राइज होकर कहा, लो भाई, बच्चे को तो ये भी नहीं पता कि वो किस स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। मान गया अनिका तुम्हें, क्या परवरिश दे रही हो तुम अपनी बच्ची को। इस वक्त मासी के तानों से ज्यादा अनिका को रिया की चुप्पी ज्यादा शॉकिंग लग रही थी। मासी ने आगे पूछा, चलो अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैथ ज्यादा पसंद है या फिर साइंस? आर्यन इन सब सवालों का जवाब देने में थोड़ा कमजोर था। वो अब तक ये डिसाइड नहीं कर पाया था कि उसे पढ़ाई में ज्यादा अच्छा क्या लगता था। उसकी अब तक की लाइफ में उसकी मेरी टीचर ने उसे जो कुछ भी पढ़ाया वो इस तरह से पढ़ाया था कि आर्यन को हर सब्जेक्ट से नफरत होने लगी थी। आर्यन को इस तरह सोचते हुए देखकर शीला मासी जोर जोर से हंस के ताली बजाने लगी। वो कहने लगी, वाह मम्मी वाह, मान गई तुम्हारी बेटी स्वाति को। ना सिर्फ अपनी बेटी को अपने जैसा बनाया बल्कि उसकी बेटी भी अपनी औलाद को बहुत अच्छी परवरिश दे रही है। देखो अनिका, अगर तुम अब इज्जतदार खानदान में जुड़ना चाहती हो तो सबसे पहले तो ये सुनो, बड़े बड़े खानदान के बच्चे इस उम्र में साइंस की बातें करते हैं, नए आविष्कारों की बातें करते हैं, और तुम्हारी बच्ची की हालत तो तुम देख ही रही हो। चलो कोई बात नहीं, इसे मैनर्स हम सिखा देंगे। रही बात तुम्हारी तो। इतना कहकर शीला मासी अनिका को गौर से देखने लगी। थोड़ी देर उसे देखने के बाद शीला मासी अपनी साड़ी का पल्लू हाथ में पकड़कर बोली, दिखने में तो तुम ठीक ठाक हो। मैंने सुना है कि तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, और जिसे फंसाकर तुमने शादी की थी, जब उसे ये बात पता चली तो उसने तुम्हें तलाक दे दिया।
अब छोटी सी बच्ची को लेकर यहाँ वहां घूम रही हो, है ना? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। तुम्हें पूरी जिंदगी पैसों की कोई कमी नहीं होगी, वो भी हम देख लेंगे। हाँ, हो सकता है लड़का तुमसे उम्र में 15 या 20 साल बड़ा हो, बट आई थिंक तुम्हें इस बात से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। रही बात तुम्हारी बेटी की, अपने मन में थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद शीला मासी ने बड़ी दयालु अंदाज से अनिका और रिया पर रहम करते हुए कहा, चलो अभी 6 साल की है, इसके पास अभी भी एजुकेशन और अच्छी परवरिश से अपनी जिंदगी सुधारने का मौका है, वरना ऐसे बच्चे बड़े होकर क्या करते हैं ये हम रोज न्यूज चैनल्स में देखते ही हैं। अनिका का पेशेंस अब बिल्कुल खत्म हो गया था। मासी जब तक उसे टारगेट कर रही थी, अनिका ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। उसे इस तरह से ताने सुनने की आदत थी, मगर जब बात रिया पर आई तो अनिका ने शीला मासी को रोकते हुए कहा, मासी इसकी एजुकेशन की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, उसका ख्याल रखने के लिए मैं जिंदा हूँ। रिया पढ़ाई में वैसे तो अच्छी थी, मगर आज वो इस तरह की जवाब क्यों दे रही थी ये बात तो खुद अनिका भी नहीं समझ पा रही थी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि अगर सचमुच रिया पढ़ाई में पीछे होती तो शीला मासी को कोई अधिकार था एक छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह बात करने का। शीला मासी ने नानी माँ की ओर देखकर कहा, सुना तुमने मम्मी, तुम्हारी लाडली पोती क्या कह रही है? इस बच्चे की पढ़ाई का ख्याल खुद रखेगी। जिसने खुद कभी कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, क्या वो अपनी बच्ची की एजुकेशन का ध्यान रख सकती है? शीला मासी ने फिर से अनिका की ओर देखकर कहा, तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही थी मैं, ताकि इस बच्ची का भविष्य भी तुम्हारी और तुम्हारी माँ की तरह बर्बाद ना हो जाए। अगर इसी तरह तुम्हारे साथ रही तो वो दिन दूर नहीं जब इसे भी तुम अपनी चाल चलन सिखा दोगी और फिर एक दिन ये भी तुम्हारी तरह बिना शादी के प्रेग्नेंट होकर लौटेगी। तब चुप हो जाओ शीला, बहुत बोल चुकी तुम। हर चीज की कोई लिमिट होती है, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। शीला मासी की इतनी गिरी हुई बात सुनकर अंजलि मामी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। शीला मासी को चुप कराने के लिए उन्हें उस पर गुस्सा करना ही पड़ा। फिर अपने आप को शांत करते हुए अंजलि मामी ने शीला मासी से कहा, देखो शीला, अगर तुम इनके बारे में कुछ अच्छा चाहती हो तो वो बहुत अच्छी बात है, मगर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कब और किससे क्या बात करनी चाहिए। शीला मासी ने अंजलि मामी की बात बिल्कुल अनसुनी कर दी। वो फिर से चेयर पर जाकर बैठ गई और पांव पर पांव चढ़ाकर जोरों से देखते हुए कहने लगी, मैं सिर्फ इन दोनों को ये समझाना चाहती हूँ कि इज्जतदार खानदान में जिंदगी जीना चाहते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। इतना आसान नहीं होता अचानक सड़क से उठकर महलों में रहना। कल अगर रिया बड़े स्कूल में जाएगी जहाँ बड़े बड़े खानदान के बच्चे पढ़ने आते हो तो इसकी हरकतों से लोग हमारे परिवार को जज करेंगे। इसीलिए ये सब समझा रही हूँ तुम लोगों को, ताकि आगे चलकर इनकी हरकतों की वजह से हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। और अगर जानना चाहती हो क्या फर्क है रिया में और बाकी बच्चों में तो देखो मेरी बेटी करिश्मा को। दरअसल शालिनी मासी ने उम्र के 45वें साल में शादी की थी। एक्चुअली तब तक उनको उनकी पसंद का कोई लड़का मिला ही नहीं। वैसे भी शालिनी मासी की ड्यूटी और एक्सपेक्टेशन को मैच करता हुआ लड़का मिलना थोड़ा मुश्किल ही था, इसलिए शादी लेट हुई और उनकी बच्ची भी लगभग रिया और आर्यन की उम्र की ही थी। वो जब से घर में आई थी बड़ी शांति से अपनी नानी माँ की व्हील चेयर के पास बैठी थी। करिश्मा एक बेहद क्यूट बच्ची थी, दिखने में एकदम चबी मगर ज्यादा मोटी नहीं। छोटी सी उम्र में भी करिश्मा की आंखों में चश्मे चढ़े थे। गोल गोल ग्लास में से करिश्मा की हिरनी जैसी आंखें देखकर ये कहना मुश्किल हो जाता था अगर कैंडी फ्लॉस और करिश्मा में स्वीटनेस कंपटीशन हो तो कौन ज्यादा स्वीट होगा। शालिनी मासी ने करिश्मा से सवाल करना शुरू किया, करिश्मा बेटा, विल यू टेल मी हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन? करिश्मा ने अपनी जगह से उठकर दोनों हाथों को फोल्ड करके बड़े ही पोलाइटली जवाब दिया, The aeroplane was invented by the Wright brothers. करिश्मा का जवाब सुनकर शीला मासी ने ताली बजाकर कहा, That is excellent. Now tell me what languages can you speak? इस बात का भी करिश्मा ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, I can speak English, Hindi, French
and Spanish languages. But I am also very keen on learning more languages. ये कहते हुए करिश्मा ने स्पेनिश में एक पोयम भी गाई। इतनी छोटी सी बच्ची को किसी फॉरेन लैंग्वेज में पोयम गाते हुए देख वहां मौजूद सभी लोग काफी इम्प्रेस हो गए। यहाँ तक कि करिश्मा को इस तरह पोयम गाते देख अनिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। जैसे ही करिश्मा की पोयम खत्म हुई, शीला मासी ने सबसे कहा, देखा आप लोगों ने, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरी बच्ची स्कूल में सबसे बेस्ट है या सबसे तेज है, बल्कि मैं ये कहूंगी हम जैसे लोग जिन स्कूलों में हमारे बच्चे को भेजते हैं, उन स्कूलों में सभी बच्चे करिश्मा की तरह ही वेल एजुकेटेड और वेल कल्चर्ड होते हैं। रिया को देखते हुए क्या आप लोगों को लगता है कि रिया इन सब बच्चों के साथ compete कर पाएगी? फॉरेन लैंग्वेज तो बहुत दूर की बात है, इसे तो अपनी मदर टंग में भी जवाब देने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। जैसी शीला मासी ने रिया के लिए ऐसा टॉन्ट मारा, आर्यन ने फॉरेन लैंग्वेज में कुछ कहना शुरू कर दिया। जब 1 मिनट तक आर्यन बोलता रहा, तब शीला मासी, अंजलि मामी और व्हील चेयर पर बैठी नानी सभी लोग हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर अभी अभी रिया ने जो कहा वो किस भाषा में था। शीला मासी ने कंफ्यूज रिएक्शन देते हुए आर्यन से पूछा, ये कौन सी लैंग्वेज में बोली तुम रिया? आर्यन ने रिलैक्स होकर शीला मासी को जवाब दिया, ये अरबिक लैंग्वेज है बड़ी मासी, बहुत आसान है। इसे बोलना एक्चुअली मॉम ने मुझे सिखाया है। 8 अलग अलग भाषाएं सिखाई है मुझे मॉम ने। ये सुनते ही छोटी सी करिश्मा एक बिन बताए कंपटीशन में आर्यन के साथ उतर गई। करिश्मा ने आर्यन से कहा, मैं सिर्फ स्पेनिश और फ्रेंच नहीं जानती हूँ, बल्कि मैंने स्कूल में बहुत सारे कंपटीशन में भी हिस्सा लिया है और ज्यादातर कंपटीशन में मैंने सेकंड लाया है। जैसे कि अभी अभी इंटर स्कूल कैलीग्राफी कंपटीशन थी जिसमें मैं सेकंड आई, और हाँ, जूनियर रोबोटिक कंपटीशन में मैं पूरे साउथ दिल्ली में सेकंड आई। आर्यन ने करिश्मा से पूछा, क्या सचमुच तुम सेकंड आई? करिश्मा ने अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बड़े प्राउडली कहा, हाँ मैं सेकंड आई। आर्यन ने इस बात पर मुंह बिगाड़ते हुए कहा, तब तो तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा कि तुम हार गई। कोई बात नहीं, अगली बार ज्यादा मेहनत करना। आर्यन की इस बात से गुस्सा होकर करिश्मा ने आर्यन से कहा, मैं 300 अलग अलग पोएम्स जानती हूँ। तुम्हें पता है मैं 1500 वर्ड्स विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक लिख सकती हूँ। मैंने नेशनल लेवल मैथमेटिकल ओलंपियाड ऐप डाउनलोड की है जिसमें मेरा स्कोर अब लेवल 6 पर पहुंच गया है। करिश्मा की बातों का जवाब देते हुए आर्यन ने कहा, पोयम रटना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे घर पर एक छोटा पैरेट है जिसे जो भी चीज बताई जाए वो मेहमानों के सामने बोल देता है, और मोबाइल की एप्लीकेशन है तो आखिर एक गेम जैसा ही। अब गेम चाहे तुम खेलो या मैं, बात तो एक ही है। और गेमिंग में सच कहूं तो मेरा मुकाबला इंडिया में तो क्या पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। जैसे आर्यन का करिश्मा ने ये जवाब सुना, वो जोर जोर से रोने लगी। शीला मासी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी वो जिस बच्ची को बेवकूफ समझ रही थी, उस बच्ची ने पिछले 2 मिनट में ऐसी बातें कह दी कि 6 साल के बच्चे के लिए बोलना इम्पॉसिबल था। आर्यन ने अपनी बात खत्म करते ही अनिका का हाथ पकड़ा और कहा, चलो हमारे कमरे में जाते हैं। शायद बड़ी मासी को सबसे अकेले में कुछ बात करनी हो। किसी की बातें सुनना बैड मैनर्स होता है। ये आप ही ने सिखाया था ना? अनिका ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर की ओर ले जाने लगी। जैसे अनिका और आर्यन अपने कमरे में आए, अनिका ने दरवाजा लॉक किया। अनिका ने आर्यन को उठाकर गले से लगा लिया। आर्यन को चूमते हुए अनिका ने उससे कहा, मामा इज प्राउड ऑफ यू। अनिका को हमेशा से लगता था कि रिया मैथ्स और साइंस में काफी अच्छी थी, मगर लैंग्वेज में उसके मार्क्स बहुत कम आते थे। वो ये देखकर हैरान हो गई थी कि रिया इतनी अच्छी अरबिक भी जानती थी। मुस्कुराती हुई अनिका ने आर्यन से पूछा, रिया तुम इतनी अच्छी अरबिक कहाँ से सीखी? अब आर्यन की खुशी अचानक से कंफ्यूजन में बदल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका के इस सवाल का क्या जवाब दे। तभी अनिका के पर्स में उसका फोन बजने लगा। जैसे अनिका ने फोन उठाया, फोन पर गौतम गुलेरिया गुस्से से कहने लगे, वाह अनिका, अब तुम इतनी गिर गई हो कि कंपनी के सारे फंड तुमने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाना शुरू कर दिया। देखो शराफत से वो पैसे मुझे लौटा दो, मुझे उन पैसों की सख्त जरूरत है।
अनिका जो अब तक गौतम गुलेरिया से हमेशा डर डर के बातें करती थी, इस बार उसने बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ गौतम गुलेरिया को जवाब दिया। देखिए पापा, हम सबकी मजबूरियां हैं, हम सबकी अपनी जरूरतें भी हैं, लेकिन हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत भी हम ही को करनी पड़ती है ना? जैसे मैंने अपनी बच्ची को पालने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मेरी माने तो पापा आप भी आज से यही आदत डाल लीजिए। अनिका का ऐसा जवाब सुनकर गौतम ने अपने सुर बदलते हुए कहा, समझ गया मैं, अब तो तुम मल्होत्रा खानदान के साथ जुड़ गई हो। फिर भला तुम्हें अब तुम्हारे गरीब बाप की फिक्र क्यों होगी? अब तो तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए होगा। चलो ठीक है, अगर तुम मुझे मल्होत्रा से कहकर 2 करोड़ रुपए दिलवा दो तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी कांटेक्ट भी नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे, क्या कहती हो? अनिका को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। कोई बाप अपनी बेटी से रिलेशन तोड़ने के लिए 2 करोड़ की मांग कर सकता था। अनिका ने गौतम की बेशर्मी का फायदा उठाते हुए कहा, ठीक है, मैं आपको अभी पैसा ट्रांसफर करने को तैयार हूं। बदले में आप मुझे मेरे बेटे का पता बताएंगे। क्या आपको ये मंजूर है? अनिका ने गौतम से कहा, अगर वो उसे अपने बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे तो वो उसे 2 करोड़ रुपए उसी वक्त ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। अनिका की ये डिमांड सुनते ही गौतम ने बिना सोचे अनिका से फोन पर, ये शर्त मंजूर है, मगर हाँ, मैं तुम्हारे बेटे के बारे में तुम्हें तभी बताऊंगा जब मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। गौतम की ये शर्त सुनकर अनिका थोड़ी देर सोच में पड़ गई। अनिका को पता था कि गौतम इतना बेशर्म आदमी था कि एक बार पैसे मिलने के बाद वो अपनी बात पर से मुकर भी सकता था। मगर अनिका अपने बेटे तक पहुंचने के लिए 2 करोड़ का रिस्क उठाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, मगर उसे ये फंड ट्रांसफर करने के लिए राजलक्ष्मी की जरूरत थी। अनिका ने गौतम से थोड़ा सा वक्त मांगते हुए कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी फंड ट्रांसफर करवाती हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगी और आप मुझे मेरे बेटे का पता बता देंगे, ठीक है? अनिका की ये बात सुनकर गौतम ने उसे जवाब दिया, बिल्कुल ठीक, अपने गरीब बाप का थोड़ा तो विश्वास रखो। फोन काटकर अनिका ने राजलक्ष्मी को फोन लगाया। अनिका ने राजलक्ष्मी से गौतम की अकाउंट डिटेल्स शेयर की और कहा कि गौतम के अकाउंट में वो फौरन 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दे। राजलक्ष्मी को अनिका के अचानक लिए गए इस फैसले पर शक हुआ। राजलक्ष्मी नहीं चाहती थी कि अनिका की मेहनत की इतनी बड़ी रकम वो इस तरह जाया कर दे, इसलिए राजलक्ष्मी ने अनिका से गौतम की अकाउंट डिटेल्स तो ले ली, मगर उसने गौतम को एक नकली कंप्यूटर एप्लीकेशन के जरिए फंड ट्रांसफर किए। इस एप्लीकेशन में जैसे ही अकाउंट होल्डर अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा, राजलक्ष्मी उसका फोन हैक करके गौतम का फोन अपने कंट्रोल में ले सकती थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर राजलक्ष्मी चाहे तो भेजे हुए पैसे 1 सेकंड में वापस अपने अकाउंट में या किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती थी। ये सारी बातें राजलक्ष्मी ने फोन पर अनिका के साथ भी शेयर की। नॉर्मल सिचुएशन में अनिका इस बात को कभी नहीं मानती, मगर वो अपनी मेहनत के पैसे गौतम के पास भी नहीं जाने देना चाहती थी। इसलिए अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा कि पैसे ट्रांसफर करने के 5 मिनट बाद वो दोबारा से पैसे अपने अकाउंट में वापस ले ले। राजलक्ष्मी ने अनिका की तारीफ करते हुए कहा, That's like a good girl. अब तुम भी सोचने लगी ना बिल्कुल मेरे जैसी। टिट फॉर टैट, जैसे के साथ तैसा। राजलक्ष्मी का फोन रखते ही अनिका ने गौतम गुलेरिया को फोन लगाया और उससे पूछा, क्या आपके अकाउंट में पैसे पहुंच गए? गौतम गुलेरिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो बहुत जल्द 2 करोड़ का मालिक बनने वाला था। उसने मनीषा से कहा तुरंत बैंक की साइट पर जाकर बैलेंस चेक करे। मनीषा भी उतावली होकर अपने फोन में बैंक एप्लीकेशन खोलकर चेक करने लगी। मनीषा गुलेरिया की एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई थी कि 1-2 बार तो उसने गलत पिन डाल दिया। इस वजह से एप्लीकेशन खोलने में देरी हो रही थी। फाइनली कुछ देर बाद गौतम ने मनीषा के हाथ से फोन खींचते हुए खुद पिन डालकर बैलेंस चेक किया। अपने अकाउंट में 2 के आगे इतने जीरो लगते हुए देखकर गौतम गुलेरिया की आंखें फटने लगी थी। जब 3-4 मिनट तक गौतम फोन पर कुछ नहीं बोला, तब अनिका ने दोबारा गौतम से पूछा, क्या आपके अकाउंट में रकम आ गई? होश संभालते हुए गौतम ने अनिका से कहा,
देखो, मैंने तुमसे वादा किया था, एक बार मुझे पैसे मिल गए तो मैं भी तुम्हारे बेटे के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अनिका बिना कुछ बोले बस गौतम की बात सुन रही थी। वो चाहती थी गौतम जल्द से जल्द अपनी बात पूरी करे और उसे उसके बेटे का पता बता दे। कुछ देर गोल गोल बात करने के बाद गौतम ने अनिका से कहा, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा बेटा सालों पहले ही मर गया था। जब तुमने उसे डिलीवरी दी थी, उसके कुछ ही घंटों में उसने सांसें लेना बंद कर दिया था। मैंने खुद उसे अपने हाथों से मनाली से कुछ किलोमीटर दूर जंगल में दफना दिया था। अब तक तो उस मिट्टी में उसका मौजूद हर निशान भी मिट गया होगा। भूल जाओ कि तुमने कभी किसी बेटे को जन्म दिया था, और आज के बाद हम भी तुम्हें भूल जाएंगे। तुम भी हमें भूल जाओ, इसी में सबकी भलाई है। ये कहते हुए गौतम ने फोन रख दिया। अनिका ने अभी अभी गौतम के मुंह से जो सुना था, उस बात पर अनिका विश्वास नहीं करना चाहती थी, मगर उसे तभी एहसास हुआ कि क्यों आज तक इतना ढूंढने के बावजूद उसे उसके बेटे का कोई पता नहीं चला था। क्यों पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला था, ना ही हॉस्पिटल वालों को कुछ पता था, और ना मनाली में कोई ऐसा शख्स था जिसने उसके बेटे को या तो पहले कभी देखा हो या उसके बारे में कोई जानकारी हो। अनिका को गौतम की बातों पर यकीन हो गया था। ये सोचकर अनिका की सांसें फूलने लगी कि उसका बेटा 6 साल पहले गुजर चुका था। इस बात ने अनिका को अंदर से तोड़ दिया था। अनिका जोर से जमीन पर गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार वो खुद को ठहराने लगी थी। उसे लगा, काश उस रात उसने थोड़ी ताकत लगाकर अपने बच्चे को बचा लिया होता तो आज उसका बेटा जिंदा होता और उसके साथ होता। अनिका बार बार अपने आप को कोसते हुए रोने लगी। वो रोते हुए एक ही बात दोहरा रही थी, मेरी वजह से मेरा बेटा मर गया। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सन्स डेथ। आज मेरी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है। अनिका के मुंह से ये बात सुनकर आर्यन हैरान हो गया था। वो अपनी मॉम को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता था, जबकि उसे पता था कि ना तो वो मरा था और ना ही उसकी मॉम उसकी मौत की जिम्मेदार थी। आर्यन अनिका को कहने लगा, चुप हो जाओ मॉम, शांत हो जाओ। तुमने कुछ नहीं किया मॉम, शांत हो जाओ, तुमने कुछ नहीं किया। अनिका इस वक्त इतने दर्द में थी कि उसे किसी चीज का एहसास नहीं हो रहा था और ना ही उसे आर्यन की आवाज सुनाई दे रही थी। वो बस फूट फूट कर रोए जा रही थी। वो उस रात को कोस रही थी जब वो किडनैपर से मुकाबला नहीं कर पाई और दोनों में से सिर्फ एक बच्चे को बचा पाई। रोते रोते अनिका का सर जमीन पर पटका, मगर उसे शारीरिक दर्द से बहुत ज्यादा मानसिक दर्द हो रहा था। वो अपने बेटे को याद करके अपने आप को कोस रही थी। तभी अनिका के कान पर अचानक आर्यन की आवाजें सुनाई देने लगी। आर्यन उसे कह रहा था, मैं जिंदा हूँ मॉम, आई एम अलाइव। आपने कुछ नहीं किया, मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। ये बात सुनते ही रोती हुई अनिका एक सेकंड के लिए शांत हो गई। अनिका हैरानी से आर्यन की ओर देखने लगी। उसने फिर से आर्यन को सुनने की कोशिश की, मगर इस बार भी उसे वही बात सुनाई दी। मॉम मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, प्लीज तुम रो मत। अनिका ने बहुत ही हैरान होकर आर्यन से पूछा, रिया ये तुम क्या कह रही हो, तुम जानती भी हो? आर्यन ने अपने नन्हे हाथों से अनिका के आंसू पोंछते हुए कहा, मॉम मैं रिया नहीं हूँ, मेरा नाम आर्यन है, आर्यन मारवा, और मैं तुम्हारा खोया हुआ बेटा हूँ। आर्यन की ये बात सुनकर अनिका को विश्वास नहीं हो रहा था। वो बस फटी हुई आंखों से आर्यन को देखे जा रही थी। उसे एक पल में पिछले दिनों में हुई सारी बातें याद आने लगी। किस तरह रिया ने गेम खेलना बंद कर दिया था, रिया का अचानक वो कपड़े बदलकर सामने आना, नीचे शीला मासी के सामने अरबिक भाषा में बोलना, ये सारी चीजें एक बात का सिग्नल साफ दे रही थी कि रिया पिछले दिनों में काफी बदल गई थी। अनिका ने आर्यन के दोनों हाथ पकड़कर उससे पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? अपनी माँ को रोते हुए देखकर आर्यन की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। रोते हुए आर्यन ने अनिका को बहुत टाइट हग कर लिया और रोते रोते कहा, हाँ मॉम, रिया और मैं ट्विंस है ना, इसीलिए हमारी शक्ल मिलती है। We both are alike. हम
हम बहुत जल्दी तुम्हें ये सब कुछ बताने वाले थे। आई एम सॉरी, हमने तुमसे ये बात छिपाई, मगर आज जब तुम्हें मेरे लिए रोते हुए देखा तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। मॉम देखो मुझे, मैं जिंदा हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। तुम मुझे जानबूझकर नहीं छोड़ के गई थी। अनिका को आर्यन की बातों पर कुछ कुछ विश्वास होने लगा था, मगर अब भी वो बहुत हैरान थी। अनिका ने आर्यन को धीरे से अलग करते हुए पूछा, तुम इतने साल कहाँ थे? आर्यन ने बिल्कुल धीमी आवाज में अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरा पूरा नाम आर्यन मारवा है और मैं रोहित मारवा का बेटा हूँ। अनिका अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। जो कुछ भी चल रहा था वो उसके लिए एक सपने जैसा ही था, मगर अपने खोए हुए बेटे को वापस पाने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि अगर ये सपना भी होता तो अनिका पूरी जिंदगी इसी सपने में गुजारना चाहती थी। थोड़े मिनटों में अनिका ने आर्यन को हजारों किस दे दी, फिर उसे गले लगाकर रोने लगी। इस बार आर्यन को गले लगाते ही अनिका को इस बात का विश्वास हो गया था कि जिस बच्चे की आंखों में देखकर उसे एक अनजाना कनेक्शन महसूस हो रहा था वो सब कुछ सच था। थोड़ी देर बाद आंसू पोंछते ही अनिका ने आर्यन से पूछा, अगर तुम यहाँ हो मेरे पास तो फिर रिया कहाँ है? अनिका को एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद उसे शांत करने के लिए रिया ने ये पूरी कहानी बनाई थी और इसलिए उसने फिर से एक बार आर्यन से पूछा, देखो रिया, अगर ये कोई तुम्हारी शरारत है तो मम्मा तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगी। अनिका की ये बात सुनकर आर्यन ने अनिका का हाथ पकड़ा और नीचे ले गया। नीचे हॉल में बड़ी नानी शीला मौसी को समझा रही थी। वो उसे ये समझा रही थी कि अनिका के साथ इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए। शीला मौसी ने अपनी दलीलें रखना शुरू कर दिया। वाह मम्मी, मैं तुम्हारी वन साइडेड ममता की दाद देती हूँ। तुमने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ स्वाति से प्यार किया और अब उसके बच्चों से प्यार करती हो। मेरे बारे में कभी सोचा ही नहीं। तुम जानती हो ना, स्वाति हमारे खानदान की इज्जत पर दाग लगाकर घर छोड़कर भाग गई थी। तब क्या हुआ था? मेरे मंगेतर ने मुझसे शादी तोड़ दी थी। सालों साल एक कंपेनियन की तलाश में मैं भटकती रही, मगर स्वाति की वजह से हमारे खानदान की इज्जत पर जो दाग लगा था वो धोते धोते मेरी सारी जवानी बीत गई। तुम्हें सब पता है क्या गुजरा है हम पर स्वाति की वजह से, और फिर भी हमेशा से उसी की साइड लिए जा रही हो, तब भी और आज भी। और वो लड़की अनिका बिल्कुल माँ के नक्शे कदम पर चल रही है। शादी के पहले किसी और के बच्चे की माँ बन गई। ये सब एक ही चीज की ओर इशारा कर रहा है कि ये लड़की भी इसकी माँ की तरह हमारे खानदान का नाम डुबाने आई है। और इतना ही नहीं, मुझे तो लगता है इस लड़की की नजर हमारे खानदान के पैसों पर भी है। जैसी शीला ने ये बात कही, आर्यन अनिका का हाथ पकड़कर हॉल में आया। आर्यन ने एक सेकंड के लिए रुककर शीला मासी को गुस्से से देखा, फिर अपनी मॉम का हाथ पकड़कर मेन डोर से बाहर ले गया। अंजलि मामी को लगा शीला के बर्ताव की वजह से अनिका घर से बाहर निकल गई। शीला मासी पर नाराज होते हुए अंजलि मामी ने कहा, देखो शीला, अगर तुम्हें अनिका और रिया पसंद नहीं है तो जब तक वो यहाँ है तुम इस घर में मत आना। और दूसरी एक बात तुम्हें बता दूं, अनिका एक बहुत ही काबिल डॉक्टर है, उसे हमारे पैसों की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर अंजलि मामी दौड़कर अनिका और रिया को रोकने बंगले के बाहर पहुंची। अंजलि मामी के पहुंचने से पहले ही अनिका गाड़ी लेकर गेट से बाहर निकल चुकी थी। गाड़ी के अंदर आर्यन अनिका को डायरेक्शंस दे रहा था। आर्यन ने अपने फोन में लोकेशन डायरेक्शंस ऑन कर रखी थी। वो अनिका से कभी राइट मुड़ने को कहता तो कभी लेफ्ट। अनिका रोज से आज थोड़ा तेज गाड़ी चला रही थी। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर अनिका को एक गहरा सदमा लगा था। जब तक वो दोनों बच्चों को एक साथ अपनी आंखों से नहीं देख लेती, उसके मन को शांति नहीं मिलने वाली थी। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद अनिका दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में एक पॉश लोकेलिटी में पहुंची। वहां काफी बड़े बड़े विला बनाए हुए थे। शहर के बड़े बड़े लोग वीकेंड पर इन विला में हॉलीडेज मनाने आते थे। ये पूरी सिटी मारवा डेवलपर्स ने ही कंस्ट्रक्ट की थी। ऐसा लग रहा था जैसे मारवा खानदान ने शहर से थोड़ी दूर अपना ही एक शहर बनाया था। सड़कों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर चीज देखने पर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये लोकेशन इंडिया का हिस्सा थी। आर्यन ने फोन पर टैप करते हुए अनिका से कहा,
बस मम्मा, अब यहाँ से फोर्थ बंगलो जब आएगा तो गाड़ी गेट के अंदर ले लेना। आर्यन का बताया हुआ बंगला जब नजदीक आया तो अनिका ने कार की स्पीड कम कर दी। गेट पर सिक्योरिटी ने कार को रोकते हुए अनिका से गाड़ी का कांच नीचे करने का इशारा किया। अनिका ने जैसे ही कांच नीचे किया, सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर बैठे आर्यन को देखा। आर्यन को देखते ही गार्ड ने रिमोट का बटन दबा दिया और गेट पर एक ग्रीन सिग्नल हुआ। गेट ऑटोमेटिक खुलने लगा। गाड़ी जब गेट के अंदर गई तब अनिका ने देखा कि अभी बंगलो तो काफी दूर था। उससे पहले एक मिनी गोल्फ कोर्स, एक स्विमिंग पूल और इस क्लब हाउस से गुजरते हुए उसे बंगलो तक पहुंचना था। अनिका ने बंगले से थोड़ी दूर पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद आर्यन और अनिका गाड़ी से उतर गए। आर्यन ने अनिका से कहा, क्या आप मुझे और रिया को एक साथ देखने के लिए तैयार हैं? अनिका से अब इंतजार नहीं हो पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था उसको ब्लड सर्कुलेशन होना बंद हो गया। आगे बढ़कर अनिका ने डोर बेल बजाई। कुछ ही देर में अंदर से दरवाजा खुला और छोटी सी रिया ने अपना सर बाहर निकालते हुए पूछा, मम्मा तुम यहाँ? मारवा खानदान आर्यन को दादी माँ की इस हालत के लिए जिम्मेदार मानता था। खानदान के लगभग सभी लोग आर्यन से नफरत करते थे, इसलिए रोहित आर्यन को लेकर इस विला में अकेला रहने आ गया था। जबकि बाकी के खानदान के लोग लोकेलिटी में बने सबसे बड़े विला में रहते थे। जब अनिका ने डोर बेल बजाई थी तब रोहित रिया के साथ चेस का गेम खेल रहा था। जैसे ही डोर बेल बजी, रोहित को हैरानी हुई कि इस वक्त उन्हें मिलने इस विला में कौन आ सकता था। ना ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोहित को कॉल करके बताया कि कोई आ रहा था। रोहित ने ऑफिस के सभी लोगों से कह दिया था कि आज वो अपने बेटे के साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहता था। अपनी पर्सनल सेक्रेटरी से भी कह दिया था कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर इस वक्त यहाँ उसे कौन मिलने आया हो सकता था? इस बात से रोहित हैरान था। डोर बेल की आवाज सुनते ही रिया दौड़कर दरवाजा खोलने आगे निकल गई। रोहित रिया को आवाज देते हुए उसके पीछे चलने लगा। रोहित ने रिया से कहा, आर्यन संभल कर, मुझे देखने दो कौन है। आज क्या हो गया है तुम्हें, इतना दौड़ क्यों रहे हो? जैसे रिया ने दरवाजा खोला, सामने अनिका को देखकर रिया शॉक हो गई। उसने अनिका से कहा, मम्मा तुम यहाँ? उसी वक्त रोहित ने रिया को कंधे से पकड़कर बगल में खड़ा कर दिया। रोहित ने फिर उसे आंखें दिखाते हुए वहीं चुपचाप खड़े रहने का इशारा भी किया। अनिका को वहां देखकर रोहित भी हैरान हो गया था। जो लड़की उसे रात को 1:30 बजे ड्रॉप करने की इजाजत नहीं देती थी, वो लड़की इस तरह उसके वेकेशन हाउस पर उसे मिलने क्यों आई होगी? रोहित ने हैरानी से अनिका को पूछा, मिस अनिका आप यहाँ? अनिका की नजरें रोहित के बगल में खड़ी रिया पर जमी हुई थी। रिया को देखकर उसकी आंखों में आंसू भी आने लगे थे। अनिका को यहाँ देखकर रिया को लगा कि अब उसका सारा खेल खत्म हो गया था। उसे आर्यन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मम्मा यहाँ पहुंचने वाली थी, ये बात आर्यन ने रिया को फोन पर नहीं बताई। अब दादी माँ के होश में आने से पहले ही डैड और मम्मा को सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। रिया ने अनिका की आंखों में कई सारे सवाल पढ़ लिए थे। उसी का जवाब देने की कोशिश में रिया ने अनिका से कहा, मम्मा वो मैं आपसे। रिया आगे कुछ कहती उससे पहले रोहित ने रिया का हाथ पकड़कर उसे शांत करते हुए कहा, बस करो आर्यन, शी इज नॉट योर मॉम। ये क्या इतने दिनों से मॉम का पागलपन लगा रखा है? अनिका ने रिया को इशारा करते हुए बस शांत रहने को कहा। अनिका ने बात बनाते हुए रोहित से कहा, आई एम सॉरी मिस्टर रोहित मारवा, वो दरअसल मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, क्या ये आर्यन आपका बेटा है? रोहित अनिका की ये बात सुनकर हैरान हो गया था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने वक्त के बाद अनिका ऐसा सवाल क्यों पूछ रही थी, जबकि वो जानती थी कि आर्यन उसका बेटा है। रोहित ने बड़े कड़क शब्दों में अनिका से कहा, आई डोंट नो मुझे आपके सवाल का जवाब देना चाहिए या नहीं। मिस अनिका, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा। पूरी दुनिया जानती है कि आर्यन मेरा बेटा है, और एक बिन माँ का बच्चा अगर प्यार से आपको माँ कह देता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका उस पर कोई अधिकार है। अनिका इस वक्त
जो मेंटल स्टेटस से गुजर रही थी, उसे रोहित की कही हुई बातों का ना तो बुरा लग रहा था और ना ही उन बातों का उस पर कोई असर हो रहा था। अनिका के होंठ सूखने लगे थे। उसने अपनी जीभ अपने होठों पर घुमाकर रोहित से पूछा, नो आई मेंट वाज मिस्टर मारवा, क्या आप ही आर्यन के बायोलॉजिकल पिता हैं? ये बात सुनते ही रोहित ने इरिटेट होकर रिया को घर के अंदर धकेलते हुए दरवाजा बंद कर लिया। रोहित ठीक दरवाजे पर अनिका के साथ बातें करने लगा। उसने अनिका से कहा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप मिस अनिका? ऑफ कोर्स आर्यन मेरा बायोलॉजिकल बेटा है। अनिका कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसे हो सकता था। प्रेग्नेंट होने से पहले अनिका काफी महीनों तक गुलेरिया हाउस से बाहर नहीं निकली थी और उसके लिए समझना भी मुश्किल था अगर रोहित दोनों बच्चों का बायोलॉजिकल फादर है और अनिका दोनों बच्चों की बायोलॉजिकल मदर, तो ये बात उन दोनों की जानकारी के बाहर क्यों थी? अनिका को आज तक उस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि उसके बच्चे का बाप कौन था। अनिका का कंफ्यूजन अब टेंशन में बदल चुका था। उसने अपना पसीना अपने हाथों से दबाते हुए रोहित से पूछा, मिस्टर रोहित, मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपने बेटे की बायोलॉजिकल मदर को जानते हैं? ये सवाल पूछने के बाद अनिका रोहित के एक्सप्रेशंस को गौर से देखने लगी। रोहित इस बात को लेकर कंफ्यूज था कि आखिर अनिका रोहित से चाहती क्या थी और ऐसे पर्सनल सवाल करने का क्या मतलब हो सकता है। रोहित ने अपने दोनों हाथ अपनी ट्रैक्स की जेब में डाल दिए और फिर अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए अनिका को बड़े एटीट्यूड से कहा, देखिए मिस अनिका, मैं नहीं जानता कि इस सवाल का जवाब मिलने से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ जाएगा, मगर मैं आपको इतना बता दूं, आर्यन की माँ को ना मैं जानता हूं और ना ही जानना चाहता हूं। अगर आप उनको नहीं जानते तो उनके साथ बच्चे कैसे पैदा कर लिए? स्पॉन्टेनियसली ये सवाल पूछने के बाद अनिका को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि उसने ज्यादा ही ऊंची आवाज में रोहित से बात कर ली थी। रोहित जो अपने गुस्से को कंट्रोल करना जानता था, खासकर उस इंसान के सामने जो उसकी दादी की जान बचाने में उसकी मदद कर रही थी। रोहित ने अपना कंपोजर मेंटेन करते हुए अनिका से कहा, दैट इज नॉन ऑफ योर बिजनेस। अनिका ने सोचा था अगर किसी ने उसके बेटे को गोद लिया होगा तो वो उस परिवार को काफी पैसे ऑफर करके अपने बेटे की कस्टडी वापस ले लेगी, मगर रोहित मारवा से तो वो ना तो पैसों में जीत सकती थी और ना ही पावर में। इनफैक्ट अनिका को अब इस बात का भी डर था, कहीं रोहित को इस बात का पता चल जाए कि उसकी एक बेटी भी है तो कहीं वो रिया को भी अनिका से अपने पावर और पैसे के दम पर छीन ना ले। अनिका ने रोहित से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं बस आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहती थी। कार के पीछे छुपा आर्यन आगे आकर अपनी मॉम की डिफेंस में बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर रोहित के चेहरे पर बढ़ता गुस्सा देखकर वो शांत हो गया। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका क्यों उसके बारे में जासूसी कर रही थी। रोहित ने अनिका की ओर कदम बढ़ाते हुए पूछा, आपके कहने का क्या मतलब है कि आप इस वक्त यहाँ मेरे फैमिली वेकेशन हाउस पर मुझसे ये सारी बातें करने आई थी? रोहित का कंफ्यूजन वैलिड था। अनिका ये बात अच्छी तरह जानती थी कि नॉर्मल सिचुएशन में अनिका कभी भी रोहित को इस तरह नहीं मिलने आती। अनिका को अपने दोनों बच्चों को एक साथ देखकर इस बात का कंफर्मेशन चाहिए था कि उसका बेटा जिंदा है और सेफ है। अनिका ने रोहित के शक को दूर करने के लिए एक नई कहानी बताते हुए कहा, एक्चुअली मिस्टर मारवा, मैं आपको ये बताने आई थी कि आपकी दादी जो है उन्हें 1-2 दिन में होश आ जाएगा, मगर क्योंकि वो काफी दिनों से कोमा में थी, उनकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी होगी, इसलिए उनके खाने पीने पर खास ध्यान देना होगा। उन्हें ज्यादातर जूसेस देने होंगे और शुरुआती दिनों में इस बात का ख्याल रखना होगा कि उनका खाना न्यूट्रिशियस हो और इजीली डाइजेस्टेबल हो। अनिका की बात सुनते हुए रोहित ने अपने हाथ फोल्ड कर लिए थे। अनिका की बात खत्म होते ही रोहित ने अनिका से कहा, आई अप्रिशिएट कि आपने मेरी दादी माँ की सर्जरी करके उन्हें एक नया जीवन देने की कोशिश की है, मगर मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि मेरी दादी माँ का ख्याल रखने के लिए हमारी लाइफ केयर हॉस्पिटल में देश के सबसे बेहतरीन नर्सिंग स्टाफ मौजूद है, इसलिए आपको इस चीज के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अनिका जानती थी कि रोहित की बात सच थी, इसलिए उसने आगे बात ना बढ़ाते हुए रोहित से कहा, यस सर्टेनली मिस्टर मारवा, आप सच कह रहे हैं, मैं बेवजह यहाँ पर आपको परेशान करने के लिए आ गई।
जाने से पहले अनिका ने दरवाजे से बाहर मुंह निकाल रही रिया को देखकर कहा, तो आप आर्यन हैं? आर्यन मारवा, इनके बेटे? रिया बराबर समझ रही थी कि अनिका का सिग्नल था कि घर आने पर रिया की खैर नहीं थी। रिया को इस वक्त अनिका से डर भी लग रहा था और उसे इस बात का ख्याल भी रखना था कि रोहित के सामने वो कोई ऐसी बात न करे जिससे उसे कोई शक हो। रिया के गालों पर हाथ फेरते हुए अनिका ने कहा, मिस्टर रोहित, मानना पड़ेगा आपका बेटा बहुत खूबसूरत है। रिया को पता था कि जब भी अनिका उसे अकेले में मिलेगी तो उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है। उसने अनिका की बात सुनते हुए कहा, थैंक यू, पर मुझे लगता है मेरी खूबसूरती मेरे पेरेंट्स की वजह से है, और मैं इतना भी यकीन से कह सकता हूँ कि मेरी माँ मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। रिया की स्मार्ट आंसर की तारीफ करते हुए अनिका ने रोहित से कहा, मानना पड़ेगा, बेटा खूबसूरत तो है ही, साथ साथ इंटेलिजेंट भी है। अपने बेटे के लिए खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल सुनकर रोहित ने अपनी दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर अनिका से कहा, मिस अनिका, मैं आपसे कह दूं कि मेरा बेटा खूबसूरत नहीं बल्कि हैंडसम है। खूबसूरत आप जैसी लड़कियों को कहते हैं और हैंडसम मुझ जैसे लड़कों को, जो कि मेरा बेटा है। और अब तो वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी लेता है, इंडिया की सबसे मशहूर ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट ट्रेनिंग अकेडमी से। आर्यन, याद है ना सुबह सुबह तुम्हें ट्रेनिंग में पहुंचना है? रिया ने अनिका की आंखों में गुस्सा भर लिया था और उसे ये भी पता था कि कल बलबीर सर के यहाँ पहुंचते ही अनिका उस पर बहुत गुस्सा करने वाली थी। डरी हुई रिया ने रोहित की ओर देखकर एक क्यूट स्माइल देते हुए पूछा, डैड, कैन वी स्किप माय ट्रेनिंग सेशन टुमारो? रिया की इस बात का जवाब ना देते हुए रोहित सीधा उसे घर में धकेल कर दरवाजा बंद कर देता है। कार में बैठते ही अनिका ने कार की बैक सीट में छुपे हुए आर्यन को बाहर निकालकर गले से लगा लिया। दोनों माँ बेटे बहुत देर तक एक दूसरे को प्यार करते रहे। अनिका ने गाड़ी रोहित के विला से बाहर निकाली और मल्होत्रा हाउस की ओर जाने लगी। अनिका के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि आज अनिका की जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। जिस बेटे को पाने की सारी उम्मीदें वो खो चुकी थी, वो बेटा उसे वापस मिल गया था और इस वक्त उसके बगल में बैठकर उसके साथ बातें कर रहा था। अनिका ने आर्यन और रिया की प्लानिंग की तारीफ करते हुए आर्यन से पूछा, तो आज क्या प्लान था तुम दोनों का? वापस अपनी अपनी पोजीशन पर कैसे पहुंचने वाले थे? इस बात का जवाब देते हुए आर्यन ने कहा, मॉम, आज नहीं कल, जब तुम मुझे बलवीर सर के यहाँ ट्रेनिंग के लिए छोड़ने जाती तो वहाँ मैं और रिया फिर से बदल जाते, क्योंकि हमारे प्लान में बलवीर सर भी शामिल है। ये बात सुनकर अनिका ने जोर से कार को ब्रेक लगा दिया और एक बड़ी स्माइल देते हुए हैरानी से आर्यन को कहा, तुम दोनों ने मिलकर उस जिद्दी बुड्ढे को भी अपने साथ मिला लिया? मान गई तुम दोनों को। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि शैतानियां करने में तुम दोनों का दिमाग आखिर किस पर गया है। मैं तो मेरे बचपन में किसी बड़े के सामने अपना नाम भी ठीक से नहीं ले पाती थी, और तुम दोनों तो कोई प्रोफेशनल जासूस से कम नहीं हो। आर्यन ने अनिका को जवाब देते हुए कहा, फिर शायद इस मामले में हम डांट पर गए हैं। आर्यन का ये जवाब सुनकर अनिका और आर्यन दोनों एक साथ हंस पड़े। घर पहुंचने से पहले अनिका ने आर्यन को एक बड़ी सी आइसक्रीम खरीद कर दी। दोनों आइसक्रीम पार्लर में बैठ गए। इतने सालों में दोनों ने एक दूसरे को कितना मिस किया, इसके बारे में बातें की। आर्यन की कुछ बातें सुनकर अनिका को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। दोनों कभी हंस पड़ते तो कभी रो पड़ते। माँ बेटे का ऐसा प्यार देखकर आसपास खड़े लोग भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे थे। तभी आर्यन ने अचानक अपनी चेयर से सीधे अनिका की गोद में छलांग लगा दी। एक बड़ी स्माइल देते हुए आर्यन ने अनिका से पूछा, क्या मैं कभी भी आकर तुम्हारी गोद में बैठ सकता हूँ, किसी की भी परमिशन लिए बिना? अनिका ने आर्यन के सर पर हाथ घुमाकर उसके गालों को चूमते हुए कहा, यस माय चाइल्ड, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ और तुम मेरे बेटे हो। ये हक और ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, नॉट इवन गॉड। ये सुनते ही आर्यन के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। उसने अनिका को चूम लिया। अनिका को थोड़ी शरारत सूझी। उसने आर्यन से कहा, आई एम नॉट अ गर्ल।
लगता है अगर इंटेलिजेंस की बात आए तो रिया जरूर मुझ पर गई है और तुम अपने पापा पर। अनिका की बात पर आर्यन ने हैरान होकर पूछा, मॉम आपको ऐसा क्यों लगता है? अनिका ने आर्यन के सर पर प्यार से मारते हुए कहा, अरे बेवकूफ, अगर तुम्हें ये प्रूव करना था कि तुम आर्यन हो और रिया नहीं हो तो अंजलि मामी के घर पर अपना पैंट उतार कर प्रूव कर देते कि तुम गर्ल नहीं बॉय हो। मॉम के मुंह से ये बात सुनकर आर्यन बहुत शर्मा गया। उसने अपना मुंह अनिका की बाहों में छुपा लिया। अनिका ने आर्यन को जोर से हक करते हुए कहा, माय शाय बॉय। अगले दिन ब्रह्मपुत्र एकेडमी। अगले दिन सुबह ठीक 7 बजे अनिका आर्यन को लेकर बलबीर सर की ट्रेनिंग एकेडमी में पहुंच गई। बलबीर सर पहले ही अनिका और आर्यन का इंतजार करते हुए रिसेप्शन पर खड़े थे। जैसे बलबीर सर ने अनिका और आर्यन को आते हुए देखा, बलबीर सर ने आर्यन को देखकर एक आंख मारी। बलबीर सर को लगा कि उन्होंने आर्यन को सिग्नल दे दिया है कि वो सब कुछ संभाल लेंगे। जैसे आर्यन और अनिका बलबीर सर के पास आए, बलबीर सर ने झूठ मूठ आर्यन की ओर देखकर कहा, अरे पुत्र रिया, तुम आ गई। चलो आज से तुम्हारी ट्रेनिंग का अगला फेज शुरू होगा। तैयार होना बेटी रिया। ये कहते हुए बलबीर सर आर्यन की ओर देखकर हंसने लगे। तभी अनिका ने बलबीर सर का कॉलर पकड़कर कहा, शर्म नहीं आती बच्चों के साथ मिलकर ऐसी प्लानिंग करते हुए? आज आप पकड़े गए। अब भी पुलिस बुलाकर आपको अंदर करवाती हूँ।